हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो आज आपका सैटरडे है, तो मैंने सोचा आपका एक एक मिक्स प्रैक्टिस सेट ले लेते हैं, जिसमें हम लोग सैटरडे को हम लोग टेस्ट कर लेंगे। तो आज अभी आपकी 3 दिन क्लास होते हुई है, पर आज चौथा दिन है, पर हमने सोचा क्लास का टेस्ट ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, आपका एसएससी पीआईक्यू पेपर होगा। जो टेस्ट होगा वो भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर ही लिया जाएगा, इससे आपको घबराना नहीं है। तो इसमें आज मिक्स क्वेश्चन सेट होगा। आपको एक अपने साथ में एक पेन रखिए, एक पेज रखिए। देखिए आज आप 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही करते हो। ये आपका जो पेपर है, आपका 22 मार्च 2021 में पेपर हुआ था, जो एसएससी का और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट। तो मैंने वहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से मैंने जो जीएस में क्वेश्चन वहाँ पे आए थे 50 क्वेश्चन, मैंने उनको उठाया है। तो आप लोग देखिए और लगाने की कोशिश कीजिए। जो इसमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर का था 50 में से, मैंने उन क्वेश्चनों को हटा दिया है। केवल पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और स्टैटिस्टिक्स जीके का पार्ट है। तो आप उनको पूरा कोशिश करिए, अपने साथ एक पेपर रखिए, देखिए आपका क्वेश्चन कितना आता है। भाई टाइमर आपको दिया जाएगा, 15 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना होगा। बाद में उसको मैं आंसर बताऊँगा, पर आपको वीडियो के एंड होने के बाद आपको अपना बताना है कि आपको कितना स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपके नंबर कम आते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, पर आप अपने आप को स्कोर कर पाओगे कि हाँ, आपकी पेपर बहुत इजी पेपर है, इजी सेट है, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी सेट है। आप उसमें लगा के देखो कि आपकी जीएस कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। सबको ये ईमानदारी से करनी है, ठीक है, नकल नहीं करना, बिल्कुल ईमानदारी से अपना आंसर बताना है कि आपका आंसर कितना आता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टाइमर लगा देता हूँ। 1526 में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी डैश को हराया। ऑप्शन करनाल, पानीपत, दिल्ली, सोनीपत। आपको बताना है कहाँ पे हराया। 1526 में जो युद्ध हुआ था उसमें कहाँ हराया, आपको बताना है। 15 सेकंड आपके होने वाले हैं, टाइम एंड हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे हुआ था, पानीपत में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। जिनका भी ये क्वेश्चन सही था वो अपना 1 मार्क ऐड करें, और ऐसे मतलब अपनी कॉपी में लिखें क्वेश्चन नंबर 1, राइट करें उसको, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे जानकारी है, आप लोग इसको बाद में पढ़ लीजिएगा, वीडियो पोस्ट करके एक बार पढ़ सकते हो। बाकी क्योंकि आज आपका टेस्ट है, तो आज हम लोग टेस्ट के माध्यम से करने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। टाइमर आपका स्टार्ट। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन 1 साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन 2 हाइड्रोलिक अम्ल, ऑप्शन 3 एसिटिक अम्ल, ऑप्शन 4 नाइट्रिक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल को क्या कहा जाता है, बताना है आपको। 4 ऑप्शन के पास दिए गए हैं, सेकंड के अंदर बताना है। 15 सेकंड के अंदर आपको आंसर क्या होगा। हो गया। देखो 15 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। अगर आपको आंसर पता है, क्वेश्चन आप पढ़ोगे, एग्जाम में भी आप मुश्किल से 50 क्वेश्चन को 7 से 8 मिनट में करना है। 7 से 8 मिनट में, बहुत ज़्यादा करोगे 10 मिनट ले लोगे। बस वही 15 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन देखना है एसएससी में, वो कर देना। क्योंकि अगर आप इतनी अपनी एक्यूरेसी बना लोगे ना, तभी आपका फ़ायदा होने वाला है। तो हम लोग सैटरडे को ऐसे टेस्ट रख लिया करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका होगा, राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे सारी जानकारी है, आप इसको पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। महात्मा गांधी ने वर्ष डैश में अंग्रेजों से आज़ादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। कब किया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा। समय समाप्त होता हुआ, समय आपका समाप्त होता हुआ। तो कब हुआ था ये, 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। इस समय कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो, ये इस समय गवर्नर थे, इसको याद रखना। महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था 1942 में, ठीक है। अभी तक 3 क्वेश्चन हो गए हैं, तो जितना आपके करेक्ट हुए हैं आप उसको लिख लीजिए, वो 1 2 3 करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सारी जानकारी है, जितने भी इन्होंने महत्वपूर्ण आंदोलन किया था, आप इसको पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, और अपना आपका टाइमर स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप बता सकते हो। विटामिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन ज़रूर एक बार आप उठा करके अपने नोट्स में एक बार इसको कहीं पर नोट कर लीजिए, विटामिन के। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा विटामिन ए से आपका रतौंधी होता है। आपको एक काम करना है, अपने जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हों जीके जीएस के, उसमें विटामिन से होने वाले रोग हो गया, विटामिन से का इनका जो वैज्ञानिक नाम होता है, जैसे विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के फ्लोक्यूनॉन, विटामिन ई टोकोफेरॉल, इनके जो नाम होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इसको अभी आपको पढ़ना पड़ेगा। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन परमाणु का औसत द्रव्यमान कितना होता है। क्लोरीन का कितना परमाणु द्रव्यमान होता है वो आपको बताना है। टाइमर लगा देता हूँ। 36, 35.5, 35U, 37U। तो कितना होता है, तो आपने पढ़ा होगा ये, पर टाइमर ख़त्म हो जाता है, आंसर बताता हूँ मैं भी।
35.5 कितना होगा 35.5 आपका जो होगा ये आपका 17Cl35 ऐसा होता है आपका। तो 35.5 होता है, एसएससी ने यही माना है, सेकंड आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये। टाइमर लगा देता हूँ। टाइमर के साथ आपको पढ़ना है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? पालक, सिरका, इमली, दही। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है बताना है आपको। तो देखते ही आपको लग गया होगा, टाइमर ख़त्म। पालक में पाया जाता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, इमली में आपका कौन सा होता है? टार्टिक होता है। दही में आपका लैक्टिक एसिटिक एसिड सिरका। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल आपका किसमें पालक में पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टिक अम्ल, दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपका पालक होगा। यहाँ तक अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट करके बताइए। आपके कितने क्वेश्चन यहाँ तक सही हुए? आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आपका 2021 में एसएससी का PYQ है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? WWW वर्ल्ड वाइड वेब के निर्माता कौन थे? ऑप्शन है 1 H एडवर्ड रॉबर्ट, ऑप्शन 2 लैरी पेज, ऑप्शन 3 टिम बर्नर्स-ली। समय समाप्त होता हुआ। तो इसका आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली क्या थे? जो आपके WWW वर्ल्ड वाइड वेब के निर्माता थे, यही थे। आपने अभी NHPC जी एग्ज़ाम हुआ होगा, उसकी आंसर की आई होगी। आपने देखा होगा, आपने URL खूब पेस्ट किया होगा। URL को उठा करके यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पेस्ट किया, तो आपकी आपने अपना URL पेस्ट करके आपने पूरा निकाल लिया कि आप कितना नंबर, कितना क्वेश्चन सही, कितने गलत हैं। तो उसमें जो URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, तो ये सब हाइपरलिंक से जुड़े होते हैं और इंटरनेट पर हमको सुलभ मिल जाते हैं। URL आपने देखा होगा, URL आपको आता है, तो आप उसको उठा करके जा करके उसमें रैंक IQ पेस्ट कर देते हो, तो वही है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टाइमर लगा देता हूँ। निम्नलिखित में से किस पोषण के तरीकों में जीव जो पोषक होते हैं, जीव पोषक तत्वों को मृत और क्षयकारी पदार्थों से विलयन के रूप में लेते हैं? साजीवी पोषण, कीटभक्षी पोषण, परजीवी, मृतपोषी। तो नाम से ही पता होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका? मृतपोषी पोषण। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका? राइट आंसर रहने वाला है मृतपोषी पोषण आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? टाइमर लगा देता हूँ। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? HNO3। इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? ये क्वेश्चन 2021 में SSC में पूछा गया, सारे क्वेश्चन है, आप टेस्ट उनका दे रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन आपका ये आया था। 63 U होता है, C आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं नाइट्रिक अम्ल के बारे में। भौतिक गुण, आणविक भार या मोलर द्रव्यमान 63.01 ग्राम पर मोल, घनत्व आपका 1.51, क्वथनांक कितना होता है? 83, गलनांक -42। आगे बढ़ते हैं टाइमर के साथ में। द्रव्यमान का SI इकाई क्या होती है? ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, सेंटीग्राम। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए क्या ही ना हो। बताओ, 2021 में आया है, ज़्यादा दिन अभी साल नहीं हुआ, 2021 में 23 मार्च को हुआ था। टाइमर ख़त्म। किलोग्राम क्या होता है? किलोग्राम होता है। आप देखिए, चुंबकीय प्रवाह घनत्व का क्या होता है? टेस्ला। इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलाम। रेडियो घनत्व का बेकुरल होता है, ये बेकुरल है। तापमान का केल्विन। पदार्थ की मात्रा और ये आपका जो मोल होता है। चमकदार तीव्रता, जो आपकी लक्स आप पढ़ते हो, मोमबत्ती नहीं होगा, जो आप जो तीव्रता कैंडिला पढ़ते हो, कैंडिला जो तीव्रता की, वही चीज़ है आपका। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी 7 मौलिक राशियाँ हैं, उन फंडामेंटल लाइट हैं, फंडामेंटल आपकी जो हैं उन्हीं के ऊपर ही आपकी सारी चीज़ें एग्जाम पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसको आपने कर दिया। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिक्स क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। टाइमर लगा देता हूँ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समानता का प्रावधान करता है? बताओ, सिंपल क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन पूछा है भाई, इतना आसान क्वेश्चन। देख लीजिए, कानून के समझ समानता कौन सा है आर्टिकल? बताओ, आर्टिकल कौन सा हो? 14 नहीं होगा कानून के समझ समानता का? 14 क्या होगा? समझ समानता। 15 में क्या होगा? राज्य किसी भी नागरिक को धर्म के आधार पर, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 17 में छुआछूत। 18 एक ही होता है, उपाधियों का अंत। 19 में बोलने की स्वतंत्रता। 25 में अंतःकर से कितनों को अपना स्वतंत्रता। 40 में ग्राम पंचायत गठन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया था ये, तो इसको आपने कर दिया। आपको टेस्ट देना है, आपको बताना है लास्ट में भाई कितना आंसर आपका आया। बिल्कुल ठीक है, बेईमानी बिल्कुल नहीं करनी है, बताना आपको कितना आंसर आपका, कितना क्वेश्चन आपका सही होता है इस टेस्ट में। इतना ईजी क्वेश्चन सेट था।
आपका प्रीवियस क्वेश्चन भी हो रहा है, आपका टेस्ट भी हो रहा है। भारत में हरित क्रांति के संबंध में HYV में क्या एच का क्या अर्थ होता है? चलो बताओ 15 सेकंड के अंदर। HYV में एच का क्या अर्थ है? HYV में इसका अगर फुल फॉर्म आपको पता होगा तो पता चल जाएगा। हरित क्रांति जब हुई थी HYV में तो क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था, नहीं हुआ था? तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी के जो हम लोग अपने यूज कर रहे थे। तो एच का फुल फॉर्म क्या होगा? हाई होगा। तो हाई कहाँ पे है? डी ऑप्शन होगा। हाई यील्डिंग वैरायटी क्या हुआ था? हरित क्रांति आई थी तो हमारे उत्पादन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। ठीक, MS स्वामीनाथन समिति के द्वारा जो बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका बताना है इसको। बहुत सदाबहार क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है ऐसा क्वेश्चन। लाइकेन सहजीवी संघ है जो संघों, शैवाल और किसके बीच में सहजीवन का काम करता है? लाइकेन। तो बताना है क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा? कवक। लाइकेन क्या करता है? शैवाल और कवक के बीच की जीवन की क्या है? कड़ी है। ठीक है, तो कवक होगा। लाइकेन एक अकेला जीव नहीं है बल्कि विभिन्न जीवों जैसे कवक और साइनोबैक्टीरिया या शैवाल के बीच एक सहजीवन है। शैवाल से अलग होने के बावजूद साइनोबैक्टीरिया को नीलाहरा शैवाल भी कहा जाता है। कई लाइकेन के भाग एक शैवालांश और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, आज मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका टेस्ट हो रहा है तो आपको पूरा क्वेश्चन टेस्ट में करना है। ठीक है, पूरा फोकस आपको। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? पसली, पंजर, स्कैपुला, स्टेपिज, सीढ़ी, अस्थियाँ कौन सी होती हैं? तो क्या होगा? टाइमर लगा देता हूँ, बताइए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? पसली, पंजर, स्कैपुला, स्टेपिज, श्रोणि, अस्थियाँ। क्या होगा? जल्दी कमेंट करके बताइए आंसर आप। और अपने कॉपी में नोट भी करते रहिए कि आप कितना सही होता है, कितना आपका गलत होता है। तो क्या हो जाएगा इसका? स्टेपेज। स्टेपेज जो होगा थर्ड आपका क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन होगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को स्टेपेज कहा जाता है जो मध्य कान में स्थित होती है। स्टेपल का आकार इतना होता है। कान में कौन सी मैलियस होती है? स्टेपेज होती है। इंकस 3 हड्डियाँ होती हैं, सबसे जो छोटी हड्डी स्टेपेज होती है। स्टेपेज 3 हड्डियों में सबसे छोटी होती है जो घंटी की तरह दिखाई देती है। ठीक है, यह मध्य कान में हमारे श्रवण अस्थियों की अंतरतम हड्डी है जो बाहर की हवा से ध्वनि तरंगों को द्रव से बड़े लेवरित तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होती है। आगे बढ़ते हैं, टाइमर लगा देता हूं। क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर देना है। निम्नलिखित उपकरणों में से किसका उपयोग विद्युत प्रतिरोध को नापने के लिए? अब भैया अगर प्रतिरोध है तो आपको नाम से जान जाओगे यार, नाम से ही जान जाओगे भाई साहब। अमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, गैल्वेनोमीटर। प्रतिरोध आपको पता होगा, पढ़ा होगा, अगर जरा भी एक भी बात सुना होगा। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि आप जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा था कल कि हिस्ट्री में आप ये टॉपिक पढ़ लो, तो ऐसे आप टॉपिक को जब पढ़े रहोगे, एक बार साइंस का टॉपिक दूंगा तो अगर जब पढ़े रहोगे दिमाग में रहेगा ना, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। पर आप जब मैं सब भाई साहब एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप जरा सा भी अगर देखे होगे तो क्वेश्चन कर जाओगे, अगर देखे ही नहीं होगे तो कहाँ से कर पाओगे? तो नाम से पता है ओम मीटर होगा। आगे पढ़ लेते हैं सारी चीज़ें। एमीटर विद्युत धारा को बताता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा को, एल्टीमीटर ऊंचाई को, ये बोलोमीटर क्या है, बैरोमीटर हवा के दाब को, हाइग्रोमीटर होता है आर्द्रता वाला, ये ह्यूमिडिटी वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाइग्रोमीटर पूछता है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो कि कृष्णदेव राय से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कृष्णदेव राय के बारे में संबंध में सही नहीं है? पढ़ना है, आंसर देना है। आराम से पढ़ लो, आंसर दो आराम से, 15 सेकंड बहुत होता है। पहला स्टेटमेंट है वे तेलुगु और संस्कृत के महान विद्वान थे। दूसरा स्टेटमेंट है विदेशी यात्री डोमिंगो पेस ने दरबार का दौरा किया था। बारबोसा ने अपने समाज में प्रचलित महान न्याय और समानता के लिए उनकी प्रशंसा की थी। टाइम तो ख़त्म हो गया। उन्होंने संस्कृत में अपनी महान रचना अमुक्तमाला अदा की थी। ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, सारे स्टेटमेंट सही हैं। यही गलती क्या है, इन्होंने रचना तो की थी, आपको लगेगा यार ये कैसा क्वेश्चन आ गया, अमुक्तमाला रचना की थी, पर नहीं, संस्कृत भाषा में नहीं की थी। वो उनकी भाषा कौन सी थी? तेलुगु भाषा थी। क्या की थी? तेलुगु भाषा थी इनकी भाषा। विजयनगर साम्राज्य किए थे इन्होंने, तेलुगु भाषा में की रचना, तो इसीलिए कौन सा सही नहीं है, तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि इस स्टेटमेंट में गलत बात क्या लिखी, संस्कृत में लिखी थी, नहीं तेलुगु भाषा में उन्होंने लिखी थी रचना को। आप यहाँ पे पढ़ लीजिए कि ये तुलु राजवंश के तीसरे शासक थे। कभी कभी पूछ लेता है कि जो कृष्णदेव राय किस राजवंश से हैं, तो तुलु राजवंश के तीसरे शासक थे। यहाँ तक कि तुर्की तीरंदाजों को रोजगार देने के लिए भी जाना जाता है। जब साम्राज्य की अध्यक्षता अपने चरम पर, वहाँ कई भारतीयों द्वारा एक आज्ञा के रूप में माना जाता था। कृष्णदेव राय हमेशा हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों का सम्मान करते थे। कृष्णदेव राय का शासनकाल कई भाषाओं में विपुल साहित्य का युग था। अब यहाँ पे बात लिखी गई है कि उन्होंने खुद तेलुगु में अपनी मैग्नम रचना अमुक्तमाला की रचना की थी। अपने शासनकाल के दौरान पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस और ड्यूरेट बारबोसा ने अपने दरबार का दौरा किया था।
ठीक है, ये सारी बातें मैंने यहाँ बता रखी है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मानव शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? श्वसन संबंधी समस्या होती है, निर्जलीकरण होता है, उच्च रक्तचाप होता है, त्वचा कैंसर। क्वेश्चन को देख ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं पहले दूसरी क्लास का क्वेश्चन हो। ये 2021 में एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कभी कभी आ जाता, कभी कभी टप। जब 2022 में देखो ऐसे क्वेश्चन जीएस के आ गए थे, पता नहीं कहाँ से पूछ लिया गया था। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कभी कैसे कभी ऐसे आ जाए, तो पढ़ते रहो, हो जाएगा यार सिलेक्शन। टाइमर दे देता हूँ आपको। वैसे इस क्वेश्चन में टाइमर की आवश्यकता नहीं होगा, आप देखते ही कर दोगे। आपने कर भी दिया होगा अब तक। निर्जलीकरण होगा इसका आंसर। क्या होगा? निर्जलीकरण। जब हम लोग डिहाइड्रेशन हो जाता है, इस वजह से आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका सहायक संधि प्रणाली। अब ये देखो, ये जितने नाम हैं इन नामों के बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं आपके जरूर देखने को मिलते हैं। सहायक संधि प्रणाली डैश के द्वारा तैयार की गई, टाइमर लगा देता हूँ, जिसके माध्यम से अंग्रेज अपने भारतीय सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से अच्छा करने के जिम्मेदार थे। तो क्या सहायक संधि की कौन सा जिम्मेदार था? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे, नहीं थे? ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली 4 आंसर होगा। लॉर्ड डलहौजी, हड़प नीति इन्हीं के समय आई थी। रेलवे इन्हीं की देन है 1853 में। लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन आपका हुआ था। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपका 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। टाइमर लगा देता हूँ। पहला कर्नाटक युद्ध डैश और डैश के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो पहला कर्नाटक युद्ध के अंग्रेजों फ्रांसीसी, पुर्तगाली अंग्रेजी, फ्रांसीसी पुर्तगाली, डच अंग्रेजी। तो याद रखना, जो पहला कर्नाटक युद्ध था किसके बीच लड़ा गया था? टाइमर खत्म तो बताता हूँ आंसर। हाँ, ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, पहला कर्नाटक युद्ध किसके बीच में? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। दूसरा किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और मुगल साम्राज्य के नवाब कर्नाटक संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी ब्रिटिश के बीच में हुआ था। ये दोनों फ्रांसीसी ब्रिटिश क्या हो, व्यापार करने के लिए आए थे, पर यहाँ पे आने वाले के दिमाग खराब जाता है और ये राजनीति करने लगते हैं, इसलिए सब युद्ध हो जाता है। ठीक है, ऐसा है इतिहास। ठीक है, युद्ध क्या होता है भैया? व्यापार करने आसान, व्यापार करते, पर नहीं, इनको तो राजनीति करनी थी इंडिया में, तो इसलिए सब युद्ध हो चुका है। तो इसको ध्यान रखना। आंसर 1 आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर बताना है आपको क्या होगा। निम्नलिखित में से किस एलर्जी के परिणाम स्वरूप ब्लड प्रेशर में कमी और सांस लेने में तकलीफ? भैया बताओ ये कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन के पास है, ऐसा ऑप्शन है, आपने सुना भी होगा। दमा है, एनाफिलेक्सिस है। तो यही जो आप अजीब सा नाम दिख रहा है एनाफिलेक्सिस, यही इसका आंसर होगा। अब एनाफिलेक्सिस में क्या होता है? रक्तचाप में कमी, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। जूट को, इस क्वेश्चन को बताओ, जूट को डैश फाइबर ग्रुप में भी जाना जाता है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है भैया? लगभग 21 क्वेश्चन आपका हो चुका है, 21 क्वेश्चन आपका हो चुका है। जूट को डैश फाइबर ग्रुप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हीरा, सुनहरा, प्लेटिनम, चांदी जैसा। जूट को बताना है, जूट को। तो भैया जूट को क्या जानते हैं? सुनहरा फाइबर जानते हैं। सुनहरा फाइबर के रूप में आपको जूट जाना जाता है। सेकंड आपका होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 22। मेडागास्कर डैश महासागर में एक द्वीप देश है। अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद, शांत। क्या होगा आंसर? बताना है आपको कमेंट करके। समय समाप्त होता हुआ। तो मेडागास्कर कहाँ पे? हिंद महासागर में एक द्वीप देश है। थर्ड आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। टाइमर लगा देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से विटामिन सी का स्रोत है? अब देखो ये विटामिन से क्वेश्चन आता है, विटामिन एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा भाई, विटामिन जरूर पढ़ना है आपको। आपने आंसर दे दिया होगा, टमाटर आपका राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। दूध में तो पाया नहीं पाया जाएगा। चिकन, लीवर, गाजर में, विटामिन ए इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। स्वाइन फ्लू फैलने के लिए कौन जिम्मेदार है? जीवाणु, वायरस, कवक, परजीवी। बताना है आपको क्या होगा। स्वाइन फ्लू, टाइमर लगा लो। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्लाज्मोडियम, परजीवी। ऑप्शन नंबर 1 है, 2, 3, 4 बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 24 है। तो स्वाइन फ्लू फैलने के क्या होता है? वायरस जिम्मेदार होता है। ठीक है, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरिया का अध्ययन क्या? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या? माइकोलॉजी कहलाता है। ये वही आता है, स्टडी ऑफ लॉजी जो आता है, ये भी आता है। किसी दिन मैं सब करा दूंगा आपको, घरवाना वाली बात नहीं है। टाइमर लगा लो। निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन यूरोप,
2 ऑस्ट्रेलिया, 3 भारत, 4 आपका दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं था? तो कौन नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत, अफ्रीका। तो आपको बता दूं ये ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका आपके क्या थे? ये गोंडवाना जो भूमि थी उसका हिस्सा थे, पर यूरोप इसका हिस्सा नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर या कीट 5 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की इंफ्रासाउंड का उपयोग करके संचार करने के लिए जाना जाता है? मधुमक्खी, सिंह, मच्छर, गैंडा। कौन सा जानवर आपले कीट 5 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की इंफ्रासाउंड का उपयोग करके संचार करने के लिए जाना जाता है? तो क्या होगा इसका? गैंडा। भैया गैंडा जाना जाता है, जो कि 5 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य उत्पादक, ये मैंने कल आपको कराया भी था मिक्स प्रैक्टिस में जब मैंने साइंस वाले क्वेश्चन उठाया था, कौन सा खाद्य उत्पादक खेती के लिए, अगर आपने कल क्लास देखी होगी तो आप जरूर कर पाओगे इसको। कल्टीवेशन में कौन सा होता है? कल्टीवेशन के लिए कौन सा किया जाता है? विटीकल्चर, सेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर, पिस्सीकल्चर। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ओलेरीकल्चर। जो आपका बागवानी, जो खेत उत्पादक खेती में काम आता है, ओलेरीकल्चर होता है। सेरीकल्चर रेशम कीट, विटीकल्चर अंगूर की खेती, पिस्सीकल्चर मछली वाला काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर 28। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की वैध सीमा को सीमांकन करती है? ऑप्शन है पाकिस्तान, भूटान, चीन, म्यांमार। तो कौन सी करती है? भारत और चीन आपकी जो होती है म्यांमार रेखा को करती है। भारत प्लस चीन आपकी जो है म्यांमार रेखा को, मैकमोहन रेखा को जोड़ती है। तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इब्न बतूता द्वारा 14वीं शताब्दी में अरबी में लिखी गई पुस्तक थी? टाइमर लगा लो, टाइमर के साथ आपको आंसर देना है। आंसर आपको देना है टाइमर के साथ में कितना आपका आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका ये जो है 29, क्वेश्चन नंबर 29 आपका ये है। तो इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। टाइमर आपका साथ चल रहा है, टाइमर आपका समाप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी इब्न बतूता द्वारा 14वीं शताब्दी में अरबी में लिखी गई पुस्तक थी? ऑप्शन है आपके पास रिहला जो थी इनकी पुस्तक थी, इन्होंने अरबी भाषा में लिखी थी इब्न बतूता ने। तो इस क्वेश्चन का थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को आपको रीड करना है पहले, टाइमर मैं बाद में शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा, टाइमर आपका शुरू होता है। अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया पहला प्रोग्राम योग्य सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन है आपके पास IBM 720, 702, ENIAC, यूनिवेक, हॉलीविंड। तो क्या था आपको बताना है। टाइमर ख़त्म। आंसर आपका था ENIAC। क्या था? ENIAC। ऑप्शन नंबर ENIAC था जो बनाया गया था, जो कि सेकंड विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले आप। निम्नलिखित में से कौन सा नियामक निकाय भारत में बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाबार्ड, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनमें से आपको बताना है कौन सा आपका ऑप्शन होगा। मैंने टाइमर को स्टार्ट कर दिया। तो कौन सा बीमा निकाय शुरू होगा तो आपको बताना है। 4 आपके पास ऑप्शन है। टाइमर ख़त्म। ऑप्शन होगा 4 क्या होगा? IRDAI जो आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपका होता है। ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा राइट आंसर। नाबार्ड आपने सुना होगा, 12 जुलाई 1982 को आपका ये इसकी स्थापना होती है। ठीक है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप जानते ही हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आप ज्योग्राफी में कुछ पढ़िएगा मत पढ़िएगा, पर ड्रेनेज वाला सिस्टम जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ड्रेनेज वाला टॉपिक, ड्रेनेज से क्वेश्चन आता है। कोई ना कोई एक नदी पूछ लेता है कि उसकी कौन सी सहायक नदी है, कौन नहीं है। अगर आप पढ़े रहोगे तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। टाइमर लगा देता हूँ, अच्छा बताना है आपको टाइमर के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन 1 बेतवा, ऑप्शन 2 चंबल, ऑप्शन 3 हिंडन, ऑप्शन 4 गंडक। तो कौन सी नहीं है? गंडक नहीं है। टाइमर के पहले मैंने बता दिया, गंडक 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 गंडक। टाइमर ख़त्म। गंडक आपकी क्या है? सहायक नदी नहीं है। बाकी बेतवा, चंबल, हिंडन आपकी सहायक नदी है, तो गंडक आपकी नहीं है। 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के ताज़े पानी में डॉल्फिन की एक प्रजाति पाई जाती है जिसे स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। दामिनी, ओलिवर रेड टर्टल,
सुसु सुंदरी, क्या होगा आंसर? टाइमर लगा लिया है, आप बताइए पढ़ के आंसर, सोच के सही सही बताइए कितना होगा आंसर रहने वाला है। टाइमर इंड। 15 सेकंड में ही आपको पढ़ के आंसर कर देना है, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, इसीलिए मैं आपको इस तरह की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सैटरडे आपको डेली इस तरह प्रैक्टिस रहेगी, बाकी मंडे टू फ्राइडे हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर? सुसु, थर्ड ऑप्शन का आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। आपने इस क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो गलती मत करिएगा, जल्दबाजी में आंसर दीजिए। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होती है? जो आपका मंत्रिपरिषद होता है उसमें मुख्यमंत्री सहित कितनी होती है? 15%, 21%, 31 से अधिक नहीं हो सकती, 21 से अधिक नहीं हो सकती, तो कितनी होगी किसी भी राज्य में? टाइमर खत्म। तो बता देता हूँ, यहाँ पे किसी भी राज्य में जो होते हैं 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं, मतलब उस राज्य के जो विधानसभा के सदस्य होंगे उनकी कुल संख्या का 15%। पर दिल्ली में क्या अलग है, दिल्ली में केवल 10 ही % लिया जाता है। याद रखना, दिल्ली में केवल 10% है, बाकी सब जगह जितनी विधानसभा के सदस्य होंगे उनका केवल 15% ही मंत्री बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका होगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अध्यक्ष कौन थे? टाइमर के साथ बता दीजिए क्या कौन अध्यक्ष थे। तो बता देता हूँ, आपकी सोनिया गांधी बहुत ही लंबे समय तक अध्यक्ष थी ये। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पेंटाथोनिक एसिड के रूप में जाना जाता है? देखो विटामिन फिर क्वेश्चन आया, एक ही एग्जाम में एक ही सेट में 3 से 4 क्वेश्चन विटामिन के आए हुए हैं भैया, देख रहे हो आप। तो विटामिन बहुत जरूरी है, विटामिन आप जरूर पढ़ लीजिएगा। विटामिन B5 इसको पेंटाथोनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। टाइमर इंड। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका है। तो इस सेट में हमने 37 क्वेश्चन किया है, 37। अगर आप जो भाई लिख के चल रहा होगा कि हाँ कितने क्वेश्चन, तो 37 क्वेश्चन इसमें हमने किया है। 13 क्वेश्चन इस सेट में करंट अफेयर के आए थे, जो कि क्योंकि 21 का पेपर है तो 2020 का करंट अफेयर था, याद नहीं होगा हम लोगों को 2020 की बातें, तो उसको हमने नहीं उठाया है। बाकी लास्ट क्वेश्चन आपको इसका आंसर देना है और कमेंट करके सभी को भाई को बताना है कि आपके नंबर कितने बने इस टेस्ट में। और फिर हम लोग मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई करेंगे, सैटरडे को अपना टेस्ट देंगे, संडे अपना एंजॉय करेंगे। संडे को फुल मॉक लगाना है, एंजॉय नहीं करना, संडे को फुल मॉक लगाना है, अपने आप से फुल मॉक आपको लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन समाप्त। आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा 112। आर्टिकल 112 के तहत आपका जो केंद्रीय बजट या वार्षिक वित्तीय वर्ष आपका होता है, तो 4 आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। और कमेंट करके भाई प्लीज़ आपके नंबर 10 आएँ 5 आएँ जो भी आएँ, जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि आप तभी इससे आगे निकल पाओगे। अगर आप शर्माओगे कि भैया हम नंबर हमारे कम आ रहे हैं, तो आपको इंप्रूवमेंट कराया जाएगा। ठीक है, तो उसको इंप्रूवमेंट करो, आगे बढ़ते चलो। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।